लोग चर्चा करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर की। एडवर्ब ऑफ मैनर वे शब्द और शब्द समूह हैं जो कार्य के होने के तरीके की तरफ इशारा करते हैं। और ये भी बता दूं साथ साथ कि जितने तरह के एडवर्ब हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर सर्वाधिक है, सबसे अधिक संख्या एडवर्ब ऑफ मैनर की है। तो अब इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखें, जैसे ग्लैडली, पीसफुली, स्किलफुली, कॉन्फिडेंटली, बोल्डली, हेसिटेंटली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, नाइसली, ये सारे के सारे जो क्रिटिकली, ये सारे के सारे जो हमारे एडवर्ब हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर हैं और ये कार्य के होने के तरीके का बोध कराते हैं। इसके बाद एडवर्ब ऑफ नंबर की या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बारी आती है। ये वे शब्द हैं और शब्द समूह हैं जिनसे कार्य के होने की बारंबारता का पता चलता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें, once, twice, thrice, firstly, secondly, thirdly, often, seldom। उसके बाद हम लोग उदाहरण इसमें रख सकते हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर में आप उसके एग्जाम्पल में नेवर, ऑलवेज, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ नंबर हैं और इनके प्रयोग हम लोग करते हैं अपनी लाइफ में, एग्जामिनेशंस में ये आते हैं। फिर हमें ये भी जानना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे हम करते हैं, ये आगे की चर्चाओं में हम लोग लाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी की। ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी वैसे शब्द या शब्द समूह को हम कहते हैं जिनसे कार्य की मात्रा, उसके क्षेत्र या उसके विस्तार का बोध होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम रखेंगे too much, quite, enough, wholly, partially, completely, little, a little, rather, half। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन की, जिसमें 3 उदाहरण मुख्य हैं। एक है consequently, एक है hence और एक है therefore। और इसके बाद ये वैसे एडवर्ब जो है एडवर्ब ऑफ रीजन, ये वैसे शब्द और शब्द समूह को कहते हैं जिससे हमें परिणाम का, कार्य के परिणाम का पता चलता है। अब आखिर में हम चर्चा करेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन का, जिससे कार्य के एक्नॉलेज्ड होने का, अप्रूव होने का या निगेट होने का पता चलता है। जैसे इसके लिए उदाहरण होगा यस, नो, नॉट, श्योरली, सर्टेनली, बाय नो मीन्स एंड इंडीड। और इस तरह से हमने सब तरह के एडवर्ब्स की चर्चा की और सबके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए। और इस एग्जाम्पल्स को समझना है कि ये सारे एडवर्ब हैं और इनका उपयोग होता है। उस उपयोग की तरफ भी हम लोग आगे के क्लासेस में इसकी चर्चा करेंगे। अब प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब के हेड में कुछ बातें बहुत आवश्यक हैं जो हर स्टूडेंट को, हर लर्नर को जानना चाहिए। कुछ सूचनाएं आपको रखनी हैं। अब जैसे एक सूचना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब जैसे कोई कहता है कि she wants to live in peacefully, अब इन प्रीपोजिशन है और पीसफुली एडवर्ब है, तो ग्रामर कहता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो है पीसफुली, उसके पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो वो कहना चाहिए ही वॉन्ट्स टू लिव पीसफुली। अब जैसे
एक सेंटेंस कोई कहे कि आई वॉन्ट टू डू इट विथ स्किलफुली, आई वॉन्ट टू डू इट विथ स्किलफुली, तो स्किलफुली जो हमारा है वो एडवर्ब है और उसके पहले यहाँ लगाया गया है विथ। तो ग्रामर के अनुसार ये गलत है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर जो है स्किलफुली, उसके पहले विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उसकी जगह he wants to do it with skillfully न कह करके हम आप कह सकते हैं कि he wants to do it skillfully, no use of preposition। इससे संबंधित दूसरा नियम है कि जब नेक्स्ट और लास्ट के बाद वीक, मंथ या ईयर का प्रयोग किया जाए तो नेक्स्ट और लास्ट के पहले हम इन या इन द प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे he came in the last evening, अब हमने यहां क्या कहा, he came in the last evening, ये गलत हो गया। होना चाहिए कि he came last evening, चूंकि इन का प्रयोग आप नहीं कर सकते। His mother died in the last year, अगर कोई कहता है तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि लास्ट के पहले आपने इन का प्रयोग फिर किया है। या होना चाहिए कि his mother died last year। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट या लास्ट के पहले इन या इन द का प्रयोग नहीं करें तो बेहतर। इसी क्रम में हम लोग आगे एक और नियम को जाने कि नेक्स्ट या लास्ट के बाद अगर दिनों के नाम हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ऐसी स्थिति में नेक्स्ट या लास्ट के पहले ऑन का प्रयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। अब इसे हम लोग उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि ही लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट मंडे, ये सही वाक्य है। अगर किसी ने कहा कि ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन लास्ट मंडे, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम कहता है कि लास्ट के पहले आप ऑन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे शी विल रिटर्न फ्रॉम यूके नेक्स्ट मंथ, अब नेक्स्ट मंथ यहां तक तो ठीक है ये वाक्य, शी विल रिटर्न फ्रॉम यूके नेक्स्ट मंथ, लेकिन किसी ने कहा कि शी विल रिटर्न फ्रॉम यूके ऑन नेक्स्ट मंथ, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट नेक्स्ट दोनों के पहले ऑन का प्रयोग रेस्ट्रिक्टेड है ग्रामर के द्वारा। किंतु अगर दिनों के नाम के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के बाद अगर नेक्स्ट या लास्ट का प्रयोग हो रहा है, तब वैसी स्थिति में डेज के नाम के पहले ऑन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे he left for Mumbai on Monday last, या he will go to Patna on Monday next। आगे का नियम कहता है कि all या this के बाद अगर डे, नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, वीक, मंथ, ईयर का प्रयोग किया गया हो, तो इसके पहले इन सारे शब्दों के पहले हम इन का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ऑल या दिस के बाद अगर डे, नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, वीक, मंथ, ईयर का प्रयोग किया जाए, तो ऑल और दिस के पहले इन का प्रयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। इस नियम को हम लोग एक दो उदाहरण से भी समझें कि जैसे she came here
इन दिस मॉर्निंग अगर कहा जाता है तो ये गलत हो गया, यह होना चाहिए शी केम हियर दिस मॉर्निंग। और वी यूजुअली वर्क इन ऑल नाइट। अब यहाँ भी हम लोगों ने प्रयोग किया इनका ऑल के पहले, जो नहीं किया जाना चाहिए, तो यहाँ शुद्ध क्या होगा, वी यूजुअली वर्क ऑल नाइट। तो इस तरह से ऑल और दिस के पहले कभी भी इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रीपोजिशन और एडवर्ब के हेड में एक आखिरी बात भी हम लोगों को जान लेना है कि टुडे, yesterday, the day before yesterday, tomorrow, the day after tomorrow, इन सारे शब्दों के पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। जैसे she came here on today, ये गलत वाक्य है, होना चाहिए she came here today। They came here on yesterday, they came here on yesterday गलत है, होना चाहिए they came here yesterday। तो इसके लिए ग्रामर में स्पेसिफिक नियम है, इन नियमों को जान लेने से कभी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं पैदा होगी आपको कि कहाँ ऑन लगाना है, कहें, सबके लिए स्पेसिफिक रूल्स हैं और उन्हीं रूल्स के सहारे हम लोगों को अपने को काफ़ी मजबूत बनाते चलना है। और हर ग्रामर का रूल आपको स्ट्रेंथन करता है कि आप कम से कम एरर करें लिखने या बोलने में।